हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक्सपोजिटरी प्रोज। इससे पहले हमने नरेटिव प्रोज किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वो वीडियो आप चेक कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ये भी टॉपिक छोटा रहने वाला है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। एक्सपोजिटरी राइटिंग डील्स इन डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन. It includes writing on science, law, philosophy, technology, political science, history and criticism. ओके, तो इसमें बता रहा है कि एक्सपोजिटरी राइटिंग जो होती है वो डील करती है डेफिनेशन के साथ। वो काफ़ी ब्रीफ होती है, उसे डेफिनेशन के साथ लिखा जाता है, उसे थोड़ा डिटेल्ड में लिखा जाता है। ठीक है, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है चीज़ों को लेके, और ये किस टाइप की चीज़ों को अपने साथ इन्वॉल्व करती है? साइंस, फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और क्रिटिसिज्म। इन सब चीज़ों को वो अपने अंदर इन्वॉल्व करके चलती है। ठीक है, एक्सपोजिशन इज अ फॉर्म ऑफ लॉजिकल प्रेजेंटेशन। ये एक फॉर्म है लॉजिकल प्रेजेंटेशन का, मतलब लॉजिकली हर चीज़ इसमें आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि फिलॉसफी हो गया, एक लॉजिकल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एक लॉजिकल प्रेजेंटेशन है। देन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ आपको लॉजिकली ही रखना होता है। कुछ भी इसमें इमेजिनरी आप खुद से बना करके नहीं कर सकते हैं। अगर आप खुद से बना के करते तो ये नरेटिव प्रोज हो जाती। इसीलिए इसमें आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं, इस वजह से ये एक्सपोजिटरी फ्रॉम प्रोज कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। इट्स प्राइम ऑब्जेक्ट इज टू एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाई। इसका जो प्राइम ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? सिंपली एक्सप्लेन कर देना और चीज़ों को क्लियर करते हुए चलना। ठीक है, इट प्रेजेंट्स डिटेल्स कंक्रीटली एंड एग्जैक्टली। ये वही डिटेल्स को शो करता है जो कि एग्जैक्ट दी हुई होती हैं या एग्जैक्ट आपको पता होते हैं। फैक्ट्स हो गया, और फैक्ट्स नॉलेज से रिलेटेड जितने भी चीज़ आपको क्लियरली पता है वही चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। इमेजिनरी आप खुद का कुछ भी बना के इसमें नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, एक्सपोजिटरी राइटिंग इज राइटिंग दैट एक्सप्लेन्स। इसका ये जो राइटिंग होती है ये सिंपली एक्सप्लेन की हुई राइटिंग होती है। इसको आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग दैट मैरिली एक्सप्लेन्स। बट हम उन राइटिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं जो एक्सप्लेन ज़्यादा करती हैं। हमें थोड़ा सा फिक्शन होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें इमेजिनेशन होना चाहिए, थोड़े से कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये सब हम ज़्यादा उसमें ध्यान देते हुए चलते हैं। बट जो राइटिंग ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए चलती हैं वो हमें इतनी पसंद नहीं आती हैं। ठीक है, लाइक नॉलेज देती हुई राइटिंग्स हमें इतनी पसंद नहीं आती हैं जितने कि हमें कॉमिक से रिलेटेड ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद आती हैं। ठीक है, थोड़ा सा फन टाइप का, और इसमें विदाउट फन सिंपल एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन ये सब दिया होता है। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन एक्सपोजिटरी राइटिंग दैट कैन बी रीड एज लिटरेचर। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम उन्हीं राइटिंग्स में ज़्यादा अपना फन रखते हैं जो कि लिटरेचर की तरह रीड कर सकते हैं। लिटरेचर मीन्स थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा ड्रामा, ये सब जिसमें होता है मिर्च मसाला, हम वैसी राइटिंग्स ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग इज अ पीस ऑफ एक्सपोजिटरी प्रोज। जो हम अब नीचे पढ़ने जा रहे हैं वो एक पीस है एक्सपोजिटरी प्रोज का। ठीक है, इन द लेग देयर आर टू बोन्स, द टिबिया एंड फिबुला। हमारे लेग में टू बोन्स होती हैं, टिबिया एंड फिबुला। ठीक है, ये फैक्ट टाइप चीज़ है, ये होती ही है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। ठीक है, द टिबिया आर शिन बोन इज लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बियर द वेट ऑफ द बॉडी। जो टिबिया होती है उसके ही पास हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वेट ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, द फिबुला और स्प्लिंट बोन इज एन इक्वली लॉन्ग बट मच स्लेंडर्ड बोन। वो इक्वली ही टिबिया की तरह लॉन्ग होती है मगर उतना वेट वो ऑक्युपाई नहीं करती है। एंड इज अटैच्ड टू द टिबिया एज अ पिन इज टू अ ब्रॉच। और वो पिन मतलब टिबिया के साथ ऐसे अटैच्ड होती है जैसे लगता है ब्रॉच को पिन कर दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? लेनार्ड हिल की मैनुअल ऑफ ह्यूमन फिलॉसफी से लिया हुआ एक फैक्ट टॉपिक है। ठीक है, फैक्ट टॉपिक कह लीजिए या फैक्ट पॉइंट है, उनकी ह्यूमन फिलॉसफी से लिया हुआ ये पॉइंट है। ठीक है,
तो इसमें क्या बताया है, द पीस क्लियरली डिफाइंस द टू बोन्स। यहाँ पे इस पीस में क्लियरली डिफाइन किया गया कि टू बोन्स के बारे में बात हो रही है, द टिबिया एंड द फिबुला। बट कैन दिस बी रीड एज लिटरेचर? क्या हम इसे लिटरेचर की तरह रीड कर सकते हैं? लाइक आपने पढ़ा, आपको लगा ठीक है टिबिया होता है, फिबुला होता है, वो इतनी लॉन्ग होती है, वो इतनी लॉन्ग होती है, सिंपली मिल गया हमें नॉलेज, ठीक है। बट पढ़ते टाइम भी उतना तो मज़ा नहीं आया ना। Now let us look at the another piece of expository prose। अब हम दूसरा expository prose की ओर बढ़ते हैं, जो कि another piece है, ठीक है। तो now mark another big difference between the natural slavery of man to nature and unnatural slavery of man to man। अब आपको मार्क करना है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल स्लेवरी। नेचुरल स्लेवरी मतलब नेचर द्वारा की गई, करवाई जाने वाली गुलामी इंसानों से, और एक मैन से ही मैन की गुलामी करवाना, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस फाइंड करना है। इन दोनों के बीच में का डिफरेंस इस प्रोज में लिखा हुआ है। नेचर इज काइंड टू हर स्लेव्स। नेचर जो होती है वो अपने स्लेव्स के और अपने दासों के और थोड़ा सा काइंड वे में बिहेव करती है। इफ शी फोर्स यू टू ईट एंड ड्रिंक, शी मेक्स ईटिंग एंड ड्रिंकिंग सो प्लीजेंट दैट व्हेन वी कैन अफोर्ड इट, वी कैन ईट एंड ड्रिंक टू मच। अगर वो फोर्स कर रही है आपको खाने के लिए, आपको पीने के लिए, कि आपको खाना पीना तो देखो पड़ेगा ही। अगर आपको एनर्जी चाहिए, अगर आप चाहते हो जिंदा रहना, तो आपको खाना पीना तो पड़ेगा ही। तो अगर आपको खाना पीना पड़ेगा तो खाने पीने के लिए कुछ चाहिए भी होगा, ठीक है। तो वो देती भी तो है अपनी तरफ से आपको, है ना। वो वेजिटेबल्स देना, फ्रूट्स देना, ये सब उसी का तो काम है। वहीं से आप पाते हो, वहीं से आप खाते हो, फिर आप उसी के लिए काम करते हो, ठीक है। वी मस्ट स्लीप और गो मैड। हमें सोना भी पड़ता है, ठीक है। बट देन स्लीप इज सो प्लीजेंट, तब हमारी नींद भी कितनी अच्छी आती है ना। दैट वी हैव ग्रेट डिफिकल्टी इन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। हमें इतनी अच्छी नींद आ जाती है जब हम काम करते हैं, उसके बाद जब हम सोते हैं तो हमारी इतनी अच्छी नींद आती है, जैसे कि स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने के टाइम पे होता है, खासकर बोर्ड्स के टाइम पे जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमें इतनी तगड़ी वाली नींद आ रही होती है कि बस बिस्तर मिले और हम सो जाएं। और फिर सुबह भी जब मम्मी बोलती हैं कि उठो उठो उठो, तो अरे मम्मी अभी तो सोए थे। तो ये वाली चीज़ जो होती है वो खासकर हम यहाँ पे प्रोज थोड़ा सा कह रहा है कि आप रिलेट करते चलिए कि ये हमारे साथ भी होता है, ठीक है। सो वी हैव ग्रेट डिफिकल्टी इन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। सो हमें थोड़े से मॉर्निंग में उठने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होने लगती है, हमें इतनी अच्छी नींद आती है नेचर जब हमसे थोड़ा सा काम करवाती है उसके बाद, ठीक है। एंड फायर साइड एंड फैमिली सीम सो प्लीजेंट to the young that they get married and join building society to realize their dreams। और फिर हमारी फैमिलीज जो होती हैं, ये सब नेचुरल चीज़ें ही तो हैं। हमारी फैमिलीज चाहती हैं कि उनके बच्चों की शादी हो जाए, फिर वो अपने अपने जो है सोसाइटीज़ में उनका थोड़ा सा बिल्डअप होता है, तो ये सब चीज़ें नेचुरली चल रही होती। तो ये नेचर आपसे करवा रही है, और नेचर आपसे कुछ लेती भी है, आपको कुछ देती भी है, ठीक है। ये नेचर से आपको मिलता है, ओके। थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। दस इंस्टेड ऑफ रिसेंटिंग अवर नेचुरल वांट्स एज स्लेवरी, ठीक है, वी टेक द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन देयर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ग्रेटेस्ट प्लेजर देती है इन सब कामों के बाद, जब हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। वी राइट सेंटिमेंटल सॉन्ग्स। हम सेंटिमेंटल सॉन्ग्स भी लिखते हैं इन प्रेज ऑफ देम। अपनी नेचर को डेडिकेट करने के लिए हमने काफ़ी सेंटिमेंटल सॉन्ग्स भी बना रखे हैं, काफ़ी हॉलीवुड बॉलीवुड सब जगह तो चलते रहते हैं, ठीक है। अ ट्रैम्प कैन अर्न हिज सुपर बाय सिंगिंग होम, स्वीट होम, ओके। तो इसमें बोला है कि एक पर्सन जो है गाने बनाने से भी इतने सारे रुपए कमा सकता है और वो अपना प्यारा सा घर बना सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये भी तो नेचर ने दिया। आपने नेचर के लिए गाने बनाए और नेचर की वजह से आपको पैसे मिल गए, ठीक है। तो आप खुश हैं अपनी लाइफ में, ओके। आगे पढ़ते हैं। द स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन इज द वेरी अपोजिट टू दिस। अब स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन क्या है, इससे जस्ट अपोजिट है। मैन ही आपसे अगर आपको दास बना दे, आपको गुलाम बना दे, जैसा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस पे किया गया था, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसे हम आगे पढ़ेंगे। सो इट इज़ हेटफुल
टू द बॉडी एंड टू द स्पिरिट एज वेल। हमारे हेटफुल ये दोनों के लिए है, बॉडी के लिए भी तो है ही, और स्पिरिट हमारे अंदर जो विल पावर होती है उसके लिए भी काफ़ी बेकार साबित होता है। अवर पोइट्स डू नॉट प्रेज इट, हमारे पोइट्स इसे प्रेज नहीं करते हैं, ठीक है। कहीं भी मैन से किसी मैन को स्लेव बनाया जा रहा हो तो इस चीज़ पे कभी भी पोएट अच्छी बातें नहीं लिखेंगे। दे प्रोक्लेम दैट नो मैन इज़ गुड इनफ टू बी अनदर मैन्स मास्टर। कोई भी आदमी किसी का मास्टर होने के लिए सक्षम ही नहीं है, वो बना ही नहीं है ना। मैं आप पर एज अ मास्टर, मैं यहाँ पे टीचर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक ऐसे तरीके से बात की जा रही है कि कोई भी आदमी किसी को अपने कंट्रोल में कर ले या किसी पे इतनी सारी जिम्मेदारियां रख दे कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, उसके कहने के बिना आप सांस भी ना ले, इतना आपको परेशान कर दे वो, तो इतना वो नहीं लेके चलता है, ठीक है। इतनी उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी इंसान को अपने द्वारा गवर्न कर सके, ठीक है। ये अथॉरिटी किसी भी पर्सन को नहीं दी जाती है। जैसे कि गुलामी करवाई गई इंडियंस को ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो ये उनको अथॉरिटी नहीं मिली कि तुम किसी इंसान के ऊपर गुलामी करवाओ, उससे मन चाहा वर्क करवाओ, उसे अपने मन से पैसे दिए तो दिए, नहीं मन किया तो नहीं दिए, लेकिन काम तुमने पूरा निकलवा लिया। तो ये काइंड ऑफ थिंग्स, ये मैन टू मैन स्लेवरी कहते हैं, और ये अथॉरिटी किसी को भी नहीं मिली है, ठीक है। द लेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट Jewish prophet, a gentleman named Marx, spent his life in proving that there is no extremity of selfish cruelty at which the slavery of man to man will stop if it to be stopped by law। तो ये कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई भी लॉ ही नहीं पास हुआ है कि ये बता पाए कि आप थोड़ा सा सेल्फिश और क्रुएलिटी कम करिए मैन टू मैन स्लेवरी के अंदर, ठीक है। यू कैन सी योर सेल्फ दैट इट प्रोड्यूस अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअल सिविल वॉर। आप से देख सकते हैं जब सिविल वॉर्स हुए तो इन सब में क्या हुआ, एक पार्ट ऑफ पीपल ने किसी और पर अपना स्लेवरी की करवाई किसी से, और उनसे कह दिया कि जाइए आप वॉर में लड़िए जाके। तो उनका तो इसमें कोई लॉस नहीं हुआ, उनके तो आदमी जो है वो बचे रहे, लेकिन जिनसे उन्होंने गुलामी करवाई उनसे उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप जंग लड़िए, वहाँ पर मरिए मारिए, ये सब काम करिए, लेकिन उनके इंसानों को, उनके आदमियों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। Between the slaves and their master, organized as a trade union on one side and employer federation on the other side। तो यहाँ पे एक ट्रेड यूनियन काइंड ऑफ चीज़ चलती है जिसमें जो मेन अथॉरिटी होती है वो अपना ही हक, अपना ही दबदबा बनाने की कोशिश करती है, दूसरी तरफ का वो कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या था, ये जेबी शॉ फ्रीडम, वन ऑफ द सीरीज ऑफ बीबीसी रेडियो टॉक्स में आया वो हुआ है। 18 जून 1935 इन अ मॉडर्न प्रोज, माइकल थ्रॉप पीपी 147-48। सिंपली सी बात है, ये रेडियो टॉक्स की बात है, फ्रीडम टॉपिक था, इसके ऊपर ये उन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन टू पैसेज। अब आपको यहाँ पे टू पैसेज के बीच में पूरा डिफरेंस पता चल गया होगा। एक नेचर वाला जो पैसेज है वो अलग है, नेचर और जो मैन टू मैन स्लेवरी है वो एक पैसेज है, और जो हमने अभी टिबिया और फिबुला के बारे में पढ़ा था वो एक अदर पैसेज था, ठीक है। तो इन दो पैसेज के बारे में आपको पता चल चुका होगा और डिफरेंस भी साफ साफ पता चल गए होंगे। शॉ पुट्स अक्रॉस हिज आर्गुमेंटली लॉजिकली एंड कन्विंसिंगली। तो इसमें क्या क्या आपको पता चला कि कुछ में बातें लॉजिकली भी हुई हैं, बट साथ में उनके थोड़ा सा लिटरेरी वर्क भी हो रखा है, ठीक है। He first talked about the natural slavery of man to nature by giving a series of example। इन्होंने पहले नेचुरल स्लेवरी के बारे में बताया है कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। देन ही कंट्रास्ट विद दिस विद अननेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन। फिर उन्होंने जस्ट इसका कंट्रास्ट, इसका अपोजिट बताया है मैन टू मैन स्लेवरी के बारे में, ठीक है। बाय यूज ऑफ कंट्रास्ट दिस आर्ग्यूमेंट इज फर्दर स्ट्रेंथन। अब यहाँ पे बताया गया है कि कंट्रास्ट का यूज़ करके इस आर्ग्यूमेंट को मोर
और बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथ मिली, क्योंकि आपने किसी चीज़ को सिंपली नहीं बता दिया, उसके अपोजिट में भी एक पार्टी खड़ी कर दी। अब वो दोनों आपस में आर्गुमेंट करेंगे तो मज़ा मसाला तो अपने आप ही मिल जाना है, ठीक है। ये तो सिंपल ऐसे ही है कि एक बंदा लड़े जा रहा तो नहीं, अब दूसरा बंदा भी उठ के बहुत हो गया, अब मुझे भी लड़ना होगा, तो आपस में जब लड़ाई करते हैं तभी तो पड़ोसियों को मज़ा आता है ना। तो ये कुछ ऐसी टाइप की पॉइंट हो गया। The result is that difficult concepts like freedom and slavery are readily understood। तो ये रिजल्ट क्या आया इससे कि एक टॉपिक, फ्रीडम जैसा टॉपिक जो कि टफ होता है समझने में, वो भी आपको कितना ईजिली समझ में आ गया, ठीक है। What is however remarkable is, इसमें याद क्या रखने वाला है, that this use of simple language, tongue in check manner and conversational style immediately strike the sympathetic and receptive chord in a reader। सिंपल लैंग्वेज और थोड़ा सा टंग में आपको लिटरेरी का वर्क करते हुए एक रीडर को वही टच, वही फील एक नरेटर दे सकता है, ठीक है। These two passages must have given you some idea about the difference between literary and non literary expository, ठीक है। इन दो पैसेज ने आपको सिंपली आइडिया दे दिया होगा डिफरेंस क्या होता है लिटरेरी में और एक्सपोजिटरी में और नॉन एक्सपोजिटरी लिटरेरी एक्सपोजिटरी राइटिंग में, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पे समझा ये है कि एक्सपोजिटरी राइटिंग जो होती है वो थोड़ा डिटेल के साथ बात करती है, डेफिनेशंस के साथ बात करती है, थोड़े से लॉजिकल फैक्ट्स के साथ बात करती है, बट इन्हीं में अगर आप थोड़ा सा लिटरेचर को भी ऐड कर दे तो ये डेफिनेशन, ये लॉजिकल फैक्ट्स आपको ईजिली अंडरस्टूड होने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं, और वह टफ से टफ कॉन्सेप्ट को भी ईजिली आपके माइंड में सेटअप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो जो हम एक्सपोजिटरी प्रोज पढ़ते हैं ना, वो लिटरेरी हो जाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा लिटरेचर का भी वर्क होता है। और जो हम सिंपल डेफिनेशंस के साथ पढ़ते चले जाते हैं जैसे साइंस फैक्ट्स, ये सब, वो सब एक्सपोजिटरी प्रोज में होते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको आया है तो प्लीज़ डू लाइक। टिल देन सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।